सीरिया में सत्ता बदलने के साथ ही साथ रूस और ईरान के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। 2011 में असद के लिए अपने हथियार गोदाम खोलने वाला रूस आज सीरिया से भाग चुका है। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर सीरियाई लोगों ने अब हमला बोल दिया है, तो जुलानी के दमिश्क पर काबिज होते ही अब नेतन्याहू इतने तनाव में आ चुके हैं कि सीरिया से लगने वाले अपने बॉर्डर पर सेना की तादाद भी बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जुलानी इतना ताकतवर हो चुका है जिससे अब महाशक्तियां तक डरने लगी हैं? जुलानी से डरे नेतन्याहू। क्या जुलानी से डर गए हैं नेतन्याहू? क्या नेतन्याहू युद्ध के एक और फ्रंट पर फंसने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीरिया से लगे इजरायल के बॉर्डर पर कुछ ऐसी ही हलचल हो रही है। सीरिया में विद्रोहियों के सत्ता हथियाने के बाद इजरायल में बड़ी हलचल होने लगी है। विद्रोही बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट कर चुके हैं। 2018 के बाद से पहली बार दमिश्क के भीतर विद्रोही घुस गए और नतीजन राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे में इजरायल के भीतर हलचल है और बेंयामिन नेतन्याहू ने सीरिया से लगती उत्तरी सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। सीरिया से आ रही तस्वीरों को देखकर इजरायल इतना चौकन्ना हो चुका है कि इजरायली लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी को खुद एक्टिव होना पड़ा। हलेवी ने कहा कि इजरायली सेना सीरियाई बॉर्डर पर नजर रख रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्रोही हमारी ओर कोई कार्रवाई न करें। इजरायल सीरिया की घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं कर रहा। इजरायल की सेना ने कहा कि वो सीरिया के साथ सीमा पर अपनी तैनाती को मजबूत कर रही है। हलेवी ने कहा कि अगर भ्रम पैदा होता है और सीरिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण करने वाले स्थानीय गुट इजरायल की ओर कार्रवाई करते हैं तो इजरायल आक्रामक जवाब देगा। היציאה האיראנית, את האינטרס האיראני, שזה מבחינתנו צורך ראשון. והדבר השני, לראות את הגורמים המקומיים כאן שתופסים את השטח, מה הם עושים, איך הם מתנהגים, איך הם מורתעים ולא מתבלבלים. आईडीएफ ने सीरिया के साथ बॉर्डर के इजरायली हिस्से गोलान हाइट्स के बफर जोन में सेना को तैनात कर दिया है। आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा है, मेरोम गोलान एंड जीवान, बोकाटा और खिरबेत एन हुरा के नजदीक के कृषि इलाके इस महीने के अंत तक नागरिकों के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। किसानों को आईडीएफ के सहयोग से कुछ घंटों के लिए बंद इलाकों के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। उत्तरी गोलान हाइट्स के 4 ड्रूज समुदायों बोकाटा, इन कीनिए, मसादे और मजलम शम्स के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। आईडीएफ के मुताबिक इजरायल और सीरिया के बीच बफर जोन में सैनिकों की तैनाती एक अस्थायी उपाय है, लेकिन घटनाक्रम के आधार पर सेना वहां लंबे समय तक रह सकती है। आईडीएफ गोलान हाइट में हाई अलर्ट पर है और आज सुबह ही उसने इजरायल और सीरिया के बीच बफर जोन में अग्रिम सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। ये तो रही इजरायल की बात। अब सीरिया में जुलानी विद्रोह के बाद ईरान का हाल देखिए। राष्ट्रपति बशर अल असद के भागने की खबर फैलते ही नाराज सीरियाई लोगों ने रविवार सुबह दमिश्क में ईरानी दूतावास पर धावा बोल दिया। दूतावास पर लगे हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के पोस्टर फाड़ दिए गए। यहीं तक लोगों का गुस्सा रुक जाता तो भी ठीक था, लेकिन लोग ईरानी दूतावास के अंदर घुस गए, जमकर तोड़फोड़ की और सभी जरूरी कागजात फाड़ डाले, कंप्यूटर्स को तोड़ दिया और तोड़फोड़ से जो सामान बच गया उसे अपने साथ लेकर चलते बने। कल तक सीरिया की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रहा ईरान की सीरिया में अब ऐसी हालत हो गई है कि वो अपने लोगों और अपनी सेना को वहां से निकालने में जुट गया है। हर गुजरते सेकंड के साथ ईरान की घबराहट बढ़ती जा रही है।
ईरान तेजी से अपने कर्मचारियों और खुद फोर्स के सैन्य अधिकारियों को सीरिया से निकाल रहा है। ईरानी सरकार जल्दी से जल्दी अपनी उपस्थिति सीरिया में कम करने की कोशिश में लगी है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीरिया और ईरानी अधिकारियों के हवाले से की गई रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने बताया कि कुद्स फोर्स के 2 शीर्ष जनरल सीरिया छोड़कर इराक भाग गए हैं। ईरान अपने राजनयिक कर्मचारियों, उनके परिवारों और नागरिकों को भी सीरिया से निकाल रहा है। दमिश्क के दूतावास के कर्मचारी भी दूतावास से भाग चुके हैं। कुछ लोग तेहरान के लिए विमानों से रवाना हुए, जबकि कुछ लोग सीरियाई बंदरगाह लताकिया की ओर भागे। जुलानी से डर गया ईरान। अब तक सीरिया में असद सरकार को ईरान का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन विद्रोहियों के बढ़ते प्रभाव की वजह से ईरान अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है। इससे लगता है कि ईरान के लिए सीरिया में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आप एक बार इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जुलानी के लड़ाके सीरिया के चौथे सबसे बड़े शहर हमा में दाखिल हो रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं पर असद की सेना का नामो निशान तक नहीं था। इक्का दुक्का लोग सड़क पर दिखे जो जुलानी के लड़ाकों की हौसला अफजाई कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि ये लोग हमा के लोकल लोग थे। हमा शहर पर जुलानी के कब्जे को लेकर कुछ लोग तो बेहद ही खुश हैं। 2018 के बाद ये पहली बार था जब विपक्षी सेना दमिश्क पहुंची थी, जब सीरियाई सैनिकों ने वर्षों की घेराबंदी के बाद राजधानी के बाहरी इलाके में फिर से कब्जा कर लिया था। सीरिया में तेजी से बदल रहे हालात ने इस पूरे इलाके को अलर्ट पर कर दिया है। लेबनान ने कहा है कि वो बेरूत को दमिश्क से जोड़ने वाले बॉर्डर को छोड़कर सीरिया के साथ अपने सभी बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर रहा है। जॉर्डन ने सीरिया के साथ लगे अपने बॉर्डर को बंद कर दिया है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सीरिया की लड़ाई में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता है। वो अपने गोला बारूद और सैनिकों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं चाहता है, क्योंकि ईरान को पता है कि आज नहीं तो कल इजरायल से उसकी जंग होकर रहेगी। ऐसे हालात में सीरिया ईरान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ईरानी सेना अब तक सीरिया का इस्तेमाल हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाने के रास्ते के रूप में करती रही है, लेकिन फिलहाल सीरिया की स्थिति बेहद ही नाजुक है। विद्रोही बेहद ही ताकतवर हैं, इतने ताकतवर कि सैन्य कार्रवाई के जरिए भी ईरान का सीरिया पर नियंत्रण अभी मुश्किल है। एक तरफ सीरिया से ईरान अपने नागरिकों और कमांडर्स को वापस बुला रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया को जुलानी का डर भी दिखा रहा है। सुनिए ईरान के विदेश मंत्री इशारों में क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। گروه‌های تحریر الشام، جبهة النصره و بقیه‌ای که در سوریه مشغول جنگ با دولت سوریه هستند توسط سازمان ملل به عنوان تروریست شناسایی شدند. بنابراین این یک وظیفه بین‌المللی هست که با این تروریسم در سوریه مقابله بشه. ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم نباید تفکیک قائل بشه بین تروریست‌ها. रूस के टार्टस नेवल बेस की ओर बढ़े विद्रोही। सीरिया के तटीय शहरों टार्टस और लटाकिया जाने का रास्ता हमा से होकर ही गुजरता है। हमा में ही रूसी सेना का टार्टस नौसैनिक बेस मौजूद है, इसलिए रूस के लिए खतरा बड़ा है। रूस ने 1971 से सीरिया में मौजूद टार्टस नौसैनिक अड्डे का संचालन किया है। रूस अभी भी सीरिया में खमीमिम एयरबेस का संचालन करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीरिया भूमध्य सागर में मॉस्को का एकमात्र सैन्य आधार है। पूरे भूमध्य सागर में उत्तरी अफ्रीका में रूस की ताकत के लिए टार्टस नौसेना बेस बेहद अहम है। रूस टार्टस बेस का इस्तेमाल सीरिया के उत्तर पूर्व में अमेरिकियों को संतुलित करने और यूरोप के साथ ही चीन के खिलाफ अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए करता रहा है। रूसी नौसेना के इस बेस पर जब से खतरा मंडराया है, रूस एक्शन में आ गया है। रूस ने अपने 5 युद्धपोतों और 1 किलो क्लास की सबमरीन को यहां से निकाल लिया है। टार्टस सीरिया में रूस का पावर सेंटर है, लेकिन ये अब खतरे में पड़ गया है। HTS को इस लड़ाई में तुर्की के समर्थन वाले सीरियाई मिलिशिया सीरियन नेशनल आर्मी का भी सपोर्ट है। इस बीच हजारों की तादाद में आम नागरिक इस लड़ाई की वजह से विस्थापित हो चुके हैं। कड़कड़ाती ठंड में लोग सड़क के किनारे और टेंटों में जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं।
نتشتنا نت بيانه ما زحمتيك ما في شافي درباس كر دنيا صار وتشتنا بطني بدس ما نكتن ام حمو بافي منا ديا منا براي منا مروفي منا يعني حمو كاس يعني لسر رصيفه راد كفن يعني ما زحمتيك قالك يعني ما كندي سر ما بو ايشف ما زاروك خاص سر ما دو ما هم سر زاروك تو گریان زاروك سر ما دو گریان يعني تش دس ما در نکت ما زاروك ربا قدم सीरिया पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत डेविड कार्डन ने दावा किया कि अस्पतालों की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है। युद्ध में अस्पतालों की सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। The impact of this escalation is on the people of northwest Syria. We've heard that 115,000 people have been displaced during the last week. And the reason why they've been displaced during the last week is that hospitals have been hit and schools have been hit. I mean, in Idlib city alone, there was a significant escalation in airstrikes and in shelling on the first 2 days of December. हालांकि दमिश्क पर कब्जे के बाद विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है कि सीरिया के लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा है और दूसरी जगहों या दूसरे देशों में हैं, वो अब आ सकते हैं। वो पूरी तरह से सेफ है।